हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है पदार्थ और उसके पदार्थ के गुणों को हम लोगों ने देख लिया था। तो इसको हम लोग जो है दो प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। एक फिजिकल के आधार पर, इसका फिजिकल स्टेट के आधार पर कर सकते हैं, और दूसरा इसको विभाजित कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। इसको हम लोग ले सकते हैं फिजिकल या फिर भौतिक अवस्था। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भौतिक अवस्था में तीन प्रकार का हम लोग देखते हैं: सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। इसको हम लोग जो है सॉलिड को लिख सकते हैं ठोस, ये हो जाएगा द्रव, और ये गैस। जो भौतिक अवस्था में जो है तीन प्रकार का हो गया: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें जो है चौथा अवस्था को जो है हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये हो गया फोर्थ, और फिफ्थ को जो है BEC। इसको हम लोग आगे देखेंगे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका पूरा नाम होता है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग तीन भागों में बांटते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस को। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो इसी को हम लोग बोलेंगे तत्व, कंपाउंड, यौगिक, और मिक्सचर को हम लोग कहेंगे इसको मिश्रण। तो ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर है। पदार्थ का अवस्था को जो हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं: एक भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा उसका रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आज हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कोई भी पदार्थ का जो है भौतिक अवस्था या तो फिर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करता है पार्टिकल, या फिर जिसको हम लोग कण बोलते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कोई पदार्थ जो है ठोस होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई गैस होगा।
अब इसमें दो प्रकार का जो है इसमें बल काम करता है। एक जो है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक बल। ये क्या होता है, मान लेते हैं ये एक अणु ये है, एक अणु ये है, ये दोनों जो है जिस बल के द्वारा एक दूसरे को खींच रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अंतराण्विक बल। या तो फिर दो अणुओं को जो है जिस बल के द्वारा दो अणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अंतराण्विक बल। तो ये एक अणु हो गया और दूसरा अणु ये हो गया, ये दोनों जुड़ा हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। और दूसरा चीज़ इसमें समझना होगा तापीय ऊर्जा। या फिर इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है तापीय ऊर्जा, तो इसको हम लोग टेम्परेचर या फिर तापमान से जानेंगे। तापीय ऊर्जा जो हो गया टेम्परेचर, बाहरी वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो, या तो फिर जो है हम लोग जो है कृत्रिम तरीक़ा से उसको टेम्परेचर प्रदान करते हैं। जैसे गर्म करते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं, तो वो कृत्रिम तरीक़ा से हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी उसको प्रदान कर रहे हैं, तापीय ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, ये दोनों के बीच में जो है कंपटीशन होते रहता है। थर्मल एनर्जी जिसके चलते ही जो है कोई वस्तु सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, दो अणुओं को बांध करके रखता है। इसका काम है दो अणु को बांध करके रखना। इसका काम है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल का, दो अणुओं को बांध करके रखना। और थर्मल एनर्जी का काम है इसको अलग करना। ये क्या करेगा, टेम्परेचर हम प्रदान करेंगे तो इसमें क्या करेगा, ये दो अणु को अलग करेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये भी लगेगा और थर्मल एनर्जी ये भी बाहरी वातावरण में जो टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर के आधार पर जो निर्धारित होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या रहेगा, वस्तु जो है सॉलिड अवस्था में रहेगा। और अगर वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर बाहर से हम लोग टेम्परेचर प्रदान करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैस में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर अंतराण्विक बल और तापीय ऊर्जा के बीच में, ये दोनों के बीच में कंपटीशन होते रहता है। अगर तापीय ऊर्जा अधिक हो जाएगा तो जो है सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, और उससे अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो जो है लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका वाला सॉलिड देखते हैं। ये हो गया सॉलिड ठोस।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको सॉलिड या ठोस कहते हैं। जैसे ये स्केच पेन है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मोड़ सकते हैं, इसको संपीड़ित या इसको दबा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको अगर अधिक बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा, ये रिजिड हो जाएगा, कठोर होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब इसको संपीड़ित हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो और इसमें जो है मान लेते हैं कि इसमें ठोस रखा हुआ है, तो इसका जो है अणु रहेगा किस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहेगा। इसमें जो है स्थान जो है हम लोग कल देखे थे, दो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसमें जो है रिक्त स्थान बहुत कम होगा। दो अणु एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा, जिसे हम लोग अंतराण्विक बल कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। बिना बाहरी बल के इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं हम लोग एक दूसरे से जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल कम्पैक्ट है, और दोनों के बीच में रिक्त स्थान जो है बहुत कम बच रहा है इसमें, और दो अणु जो है एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा जुटा हुआ है। इसका विशेषता एक हो जाएगा रिजिड हो गया, दूसरा हो जाएगा नॉट कंप्रेसिबल, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। ये हो जाएगा नॉट कंप्रेसिबल। और इसका जो है क्या हो जाएगा, डेफिनिट शेप एंड साइज, इसका आकार और आयतन जो है निश्चित होगा, डेफिनिट शेप एंड साइज। इसका एक निश्चित आयतन होगा और इसका निश्चित आकार होगा। अगर हम लोग ठोस को, सॉलिड को गर्म करेंगे, इसको बाहर से टेम्परेचर अगर मान लीजिए इधर से दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने से क्या हो जाएगा, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट जाएगा, अंतराण्विक बल जो है ये टूट जाएगा और क्या बदल जाएगा, इसमें ये लिक्विड में बदल जाएगा। जैसे हम लोग आइस लेते हैं, बर्फ़ आइस लेते हैं, इसको एक आइस तो ठोस हो गया सॉलिड, इस पर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अंतराण्विक बल टूट जाएगा और किस में बदल रहा है, ये बदल जाएगा लिक्विड में, बदल जाएगा वाटर, ये वाटर में बदल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, तो ये टेम्परेचर इसमें दे रहे हैं, यहाँ पर जो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, तो बाहर से हम लोग क्या है, टेम्परेचर जो तापीय ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ पर जो है तापीय ऊर्जा का वैल्यू जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स से अंतराण्विक बल से अधिक हो गया, जिसके चलते जो है सॉलिड जो है लिक्विड में बदल गया। इसी तरह से इसमें जो है हम लोग बर्फ़ जो ले रहे हैं, बर्फ़ का टुकड़ा, अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने से तापीय ऊर्जा का मान जो है इसका अंतराण्विक बल से अधिक हो गया, जिसके चलते ये जो है वाटर में बदल गया, अंतराण्विक बल इसका टूट जाता है गर्म करने से, बाहर से टेम्परेचर देने से। और दूसरा देखते हैं हम लोग लिक्विड। तो लिक्विड में जो है इसका वॉल्यूम इसका निश्चित होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, आयतन इसका निश्चित रहेगा। और आकार क्या रहेगा,
नॉट डेफिनिट शेप। नॉट तो जो है द्रव को हम लोग एक गिलास में अगर लेते हैं तो उसको जो है क्या होता है, इसमें एक अगर द्रव को जो है एक गिलास में रखे हुए हैं, इसको वाटर रखे हुए हैं, इसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में इस तरह से इसमें अगर डाल दें तो आयतन तो इतना ही रहेगा। मान लेते हैं इसमें 100 ml है, तो इसको चेंज करेंगे इसमें दूसरा बर्तन में, तो इसमें भी तो 100 ml ही रहेगा। मतलब इससे पता चल रहा है कि आयतन जो है द्रव का नहीं बदलता है, चाहे हम लोग उसको किसी भी बर्तन में चेंज करें, किसी भी उसको पात्र में उसको रखें, लेकिन जो है उसका आकार बदल रहा है। यहाँ पर आकार उसका अलग है और यहाँ पर आकार उसका क्या हो गया, अलग हो गया। अब लिक्विड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तब क्या होगा, लिक्विड को हम लोग बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, तापीय ऊर्जा टेम्परेचर, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें भी टूट जाएगा, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसमें जो है ठोस की अपेक्षा इंटरमोलिकुलर फोर्स द्रव में कम होता है। इसको हम लोग देखते हैं फिगर से। इसमें आप देखेंगे तो जो है दो अणु जो है एक दूसरे से दूरी पर स्थित है और दोनों के बीच में जो है जगह भी अधिक है, रिक्त स्थान भी अधिक है, जिसके चलते क्या हो रहा है ये मजबूत बंधन के द्वारा बंधा हुआ नहीं है। अंतराण्विक बल इसमें जो है कमज़ोर है, ठोस की अपेक्षा इसमें कमज़ोर होता है। इसको हम लोग दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। अंतराण्विक बल मजबूत नहीं होने के कारण ही जो है इसको हम लोग किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जो ट्रांसफ़र हो जाता है और अपना आकार जो है बदल लेता है। तो इसको लिक्विड में हम लोग इसको गर्म करेंगे तो इसका जो है टेम्परेचर देंगे तो इसका अंतराण्विक बल जो है ये तो ऐसे ही कमज़ोर है, तो ये तो आसानी से और टूट जाएगा, जिसके चलते ये गैस में बदल जाएगा। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे गैस में जो है अंतराण्विक बल जो है सबसे कम होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे कम अंतराण्विक बल जो है किसमें रहता है, सबसे कम अंतराण्विक बल गैस में मिलता है। तीसरा हम लोग देखते हैं गैस। गैस को तो हिंदी में गैस ही कहते हैं। तो गैस को हम लोग जो है इसको दबा सकते हैं आसानी से, हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो इसमें देखेंगे गैस में जो है तो इसका अणु जो है दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होता है और कमज़ोर अंतराण्विक बल के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक प्रेशर दे के, प्रेशर टेम्परेचर दे करके इसको हम लोग क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में बदल देते हैं। ये गैस हो गया, इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है
अत्यधिक प्रेशर पर इसको हम लोग जब ले जाते हैं तो क्या होता है, ये जो है इतना दूरी पर जो है इसका दो अणु के बीच में अंतराण्विक बल लग रहा है, इतना दूरी पर है। जब हम लोग अधिक प्रेशर लगाएंगे तो ये नज़दीक आ जाएगा। नज़दीक कितना नज़दीक आएगा, जितना कि एक द्रव में होता है, द्रव में जितना अंतराण्विक बल लग रहा है उसके बराबर आ जाएगा। जब हम लोग इसको गैस को अधिक प्रेशर पर और टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गैस जो है लिक्विड में बदल जाएगा। तो यही लिक्विड का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम अपने घर में एलपीजी के रूप में यूज करते हैं, सीएनजी के रूप में यूज करते हैं, और फिर O2 इसमें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज करते हैं। एलपीजी में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और सीएनजी इसको जो है हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सभी कैसे हम लोग बनाते हैं, सीएनजी या फिर जो है एलपीजी, इसको जो है सिलेंडर में जो भरा रहता है, इसको जो है हम लोग अत्यधिक गैस के रूप में ही रहता है। इसको जो है बाहर में अगर हम लोग देखेंगे, अगर उसका 1% जो है इसको हम लोग बाहर में मान लीजिए जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही रह रहा है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये वातावरण में मिलता है ब्यूटेन या फिर प्रोपेन, तो उसको हम लोग जो है इतना प्रेशर डाल करके जो है कितना उसका घटा करके कर देते हैं, 1% प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ा करके उसका वॉल्यूम को घटा करके 1% तक ले आते हैं। मतलब 100% अगर उसको प्रारंभिक में उसका वॉल्यूम है तो उसको हम लोग घटा करके ले आते हैं 1% तक, जिसके चलते वो क्या हो जाता है, इसमें द्रव में बदल जाता है और हम लोग जो है सिलेंडर में भर करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है ले आते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो है आसानी होता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका भी हॉस्पिटल में यूज होता है, ये भी द्रव की अवस्था में, इसको भी अत्यधिक प्रेशर पर जो है सिलेंडर में भरा जाता है, जिसके चलते यह भी द्रव में बदल जाता है। और ठोस और जो है सॉलिड और गैस का विसरण जो है डिफ्यूजन, कल हम लोग देख रहे थे विसरण में, ठोस और गैस का विसरण लिक्विड में अधिक होता है, लिक्विड। यही कारण है कि जलीय जीव जो है सांस ले पाता है, किस वजह से, वातावरण का जो है CO2 और O2 ये दोनों जो है विसरित होकर के इसका विसरण होता है, जिसके चलते ये क्या, ये जल में घुलनशील हो जाता है, जल में घुल जाता है, घुलनशील। CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाता है, जिसके चलते क्या, जलीय जीव जितना है, मछली वगैरह जितना भी है, क्या वो सांस लेता है, किस वजह से, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन की वजह से। तो इसका कारण है ये विसरण के द्वारा ही संभव है। हमारे वातावरण में CO2 और O2 जो है विसरण की वजह से ही जो है ये जल में घुल जाता है, जिसकी वजह से जलीय जीव जो है सांस ले पाता है और जीवित रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं मैटर और एनर्जी के बीच में क्या संबंध है।
यहाँ पर देख रहे थे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। इसमें जो है, इसमें याद रखना है, इसमें मीथेन भरा रहता है। मीथेन, या इसी को हम लोग कहते हैं CH4। इसका हम लोग यूज करते हैं व्यावसायिक वाहनों में, इसका हम लोग यूज करते हैं। पदार्थ और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है? ये दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो है पदार्थ और ऊर्जा के बीच में mc², ये फॉर्मूला के आधार पर उन्होंने बताया था। एक फॉर्मूला दिया था E बराबर mc², जहाँ क्या है, E बराबर एनर्जी है, m बराबर उसका मास है, द्रव्यमान है, c बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग। तो पदार्थ और ऊर्जा के बीच में ये संबंध है, इसके हम लोग याद रखेंगे E बराबर mc²। अगर हमको इसमें दो वैल्यू मालूम रहेगा तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का चौथा अवस्था, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये आयनीकृत गैसों के रूप में होती है। इसको हम लोग सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो जो है प्लाज्मा क्या होता है, तो ये आयनीकृत गैसों के रूप में होती है। तो गैस जो है रहता है, उसमें जो है लोग अगर बिजली प्रवाहित करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब पहले जो आता था, इसमें लाइट जो है, तो उसमें क्या निष्क्रिय गैस भरा रहता था उसमें। तो उसमें हम लोग जब बिजली प्रवाहित करते थे तो गैस जो है आयन के रूप में आयनित हो जाता था, आयन के रूप में बदल जाता था, और जो है प्लाज्मा में बदल जाता था, जिसके चलते जो है वो लाइट देता था। इसका उदाहरण जिसे हो जाएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसमें जो है हीलियम गैस भरा रहता है, हीलियम या फिर और कोई भी गैस रहता है भरा हुआ। और नियॉन साइन बल्ब ये जो है ट्रैफिक लाइट में लगा रहता है। इसमें नियॉन गैस भरा रहता है। तो बाहर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करते हैं, किस में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो इसमें गैस जो है, उसमें गैस भरा रहता है, निष्क्रिय गैस, वो जो है आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत आयन के रूप में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा, मतलब एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो यही हो गया प्लाज्मा, और जो है ये ग्लो करता था और ही जो है लाइट प्रदान करता है।
तो ये जो है प्लाज्मा का उदाहरण जो है सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग को मिलता है, सूर्य का प्रकाश, उसमें भी जो है हीलियम जो है वो भी आयनीकृत अवस्था में बदल जाता है। हीलियम, सूर्य के नाभिक में हीलियम जो स्थित होता है हीलियम, तो वो आयनीकृत होकर के प्लाज्मा में बदल जाता है, जिसके चलते हम लोग को प्रकाश मिलता है। एक और देख लेते हैं इसमें, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ का पांचवा अवस्था। BEC इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इससे जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, सबसे पहले जो सत्येंद्र नाथ बोस जो है एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक आइडिया दिया था। सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने एक आइडिया दिया था, उसी पर जो है आइंस्टीन साहब ने उस पर कैलकुलेशन किए। किस विषय में? पदार्थ के पांचवा अवस्था के बारे में भविष्यवाणी किए थे और उसमें कुछ कैलकुलेशन निकाले थे। इसी के आधार पर उन दोनों को सम्मान देने के लिए रखा गया था। दोनों का नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे चल के इस पर रिसर्च हुआ, जिसके इस पर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ये बनता कैसे है, इसको अब हम लोग देखते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज formed by cooling a gas of extremely low density about 1/100 to 1/1000 density of air to super cool temperature, super low temperature। मतलब कह रहा है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस। किसी गैस को ठंडा कर रहे हैं। कितना ठंडा कर रहे हैं? उसका जो नेचर में प्रेजेंट है, मतलब प्राकृतिक अवस्था में जितना है उसका 100वां भाग, उसका 100वां भाग या उसका फिर 1000वां भाग, 100वां भाग से लेकर के 1000वां भाग का जो है उतना डेंसिटी पर जो है क्या कर रहे हैं, उसको सुपर लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान पर जो है उसको ठंडा करते हैं। किसी गैस के डेंसिटी को, उसके गैस का घनत्व को। तो यही जो है इसके आधार पर जो है क्या बनता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में इसको जानना नहीं है, ये तो जो है बियॉन्ड योर सिलेबस। तो इसमें जो है आपको इतना ही याद रखना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है और ये
कैसे बनता है, इतना हम लोग याद रखेंगे तो इतना काफ़ी है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आज हम लोग जो है स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।